हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और आज का इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट, दैट इज़ कि हाउ टू रिजॉल्व अ वेक्टर। नॉर्मली तो हम एक वेक्टर का रिजोल्यूशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में नॉर्मली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जानते हैं, फिर भी चलो इसको एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, जो कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कैसे होता है। कि जैसे मान लो अगर मैं ये दो रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक एक्स एक्सिस दूसरा वाई एक्सिस, है ना। तो सबको समझ में आ रहा होगा कि ये अगर मान लो एक पोजीशन वेक्टर मैंने ड्रॉ किया, ओरिजिन ओ से ये पी टर्मिनल पॉइंट है, इसका मान लो कोऑर्डिनेट पोजीशन एक्स कॉमा वाई है। तो सबको पता है कि इसका जो रिजॉल्व कंपोनेंट है, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, ठीक है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, तो ये जो दो फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स होगा ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस सच एज कोऑर्डिनेट्स, मतलब पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एज ए एंड ऑन वाई एक्सिस बी। ये जो O2A है एंड O2B है ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यही दोनों OP का रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स है। यानी कि हम लिख सकते हैं वेक्टर OP जो है दैट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB, ये लिख सकते हैं ना, वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB। क्यों ऐसा, क्यों? कारण OA जो है वो OP का x कंपोनेंट है और OB जो है वो OP का y कंपोनेंट है, ये हमको पता है। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ देखो, अगर मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर A को देखूं तो ये इसको मैं x,0 लिख सकता हूँ ना, ये आसानी से x,0 लिख सकता हूँ। B को मैं लिख सकता हूँ 0,y, चूँकि मेरे को P का कोऑर्डिनेट्स x,y पता है। तो यानी कि ये वाला O2A इसका लेंथ हो गया x, O2B इसका लेंथ हो गया y, ठीक है। और मेरे को पता है कि यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन इज i कैप एंड यूनिट वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन इज j कैप। तो हम ये i और j का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो यानी कि OPX जो है इसको हम x इंटू आई कैप प्लस OPY जो है y इंटू जे कैप लिख सकते हैं। तो इस तरह से एक पोजीशन वेक्टर जो OP है, जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है, टर्मिनल पॉइंट x, y है, तो यूजिंग द सेपरेशन बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट P है, इनिशियल पॉइंट O है, तो O to P का जो सेपरेशन है उसको यहाँ हमने इस्तेमाल नहीं किया। हमने क्या किया, फाइनल पॉइंट्स P का जो कोऑर्डिनेट्स है उसको इस्तेमाल किया टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द x कंपोनेंट एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट। और उस बेसिस पे हम OP वेक्टर जो है उसको xi प्लस yj बहुत ही आसानी से आराम से लिख सकते हैं। अब सवाल है, ये तो सिंपल था कि कह सकते हो कि सर ये तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में हम लोगों को ऑलरेडी आता है। फाइन, डेफिनेटली इसका एक और तरीका है। अगर मेरे को किसी भी पोजीशन वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है तो दैट मेक्स इट इजी। अगर मान लो मेरे को इस तरह से नहीं दिया है, मान लो मेरे को जो वेक्टर को रिजॉल्व करना है उसका टर्मिनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है, जबकि मेरे को उस वेक्टर का मॉड पता है, मान लो O2P। अब मेरे को P का टर्मिनल पॉइंट कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है, मेरे को इसका लेंथ OPR पता है और उसका मान लो एंगल मेड बाय द लाइन विथ एक्स एक्सिस वो मेरे को पता है, और वो कितना है देख लो, थीटा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से फिर से मैं P से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, टर्मिनल पॉइंट P से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। लेट दिस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर नाउ टेकन एज m एंड दिस इज n, ठीक है, m हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स। तो अब जो है देखो, अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ करूँ ना, OMP एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में हम आसानी से कह सकते हैं कि OP जो है वो हाइपोटेन्यूज है, जिसका लेंथ मेरे को R पता है, थीटा के रेस्पेक्ट में ये हो गया बेस साइड, ठीक है। तो हम जानते हैं कि बेस को हम हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया परपेंडिकुलर साइड, ये परपेंडिकुलर साइड हो गया, इसको हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज इंटू साइन थीटा। तो इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, जिसको रिजॉल्व करना है उसका मॉड्यूलस यानी मैग्नीट्यूड यानी लेंथ, उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, और उसका डायरेक्शनल पोजीशन यानी कि एंगल थीटा विथ
रेफरेंस लाइन एज एक्स एक्सिस, तो उसके रिस्पेक्ट में लिखूं तो एक्स कंपोनेंट का लेंथ मेरा आर कॉस थीटा आया, वाई कंपोनेंट का लेंथ आया आर साइन थीटा। यानी फिर से मैं वो वेक्टर ओपी को, है ना, उस वेक्टर ओपी को अगर लिख सकूं कि वेक्टर ओ एम एक्स कंपोनेंट वैल्यू प्लस उसका वाई कंपोनेंट वैल्यू, ठीक है ना, ओ एम प्लस ओ एन। तो देखो ओ एम को मैं लिख सकता हूँ दिस इज आर कॉस थीटा दैट इनटू आई कैप प्लस ये आर साइन थीटा इनटू जे कैप, हाँ या ना, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं सबको। तो इस तरह से बाय यूजिंग द मैग्नीट्यूड, पहले वाले मैंने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट में मैंने रिजोल्यूशन किया, यूज़ किया इनिशियल पॉइंट ओरिजिन और टर्मिनल पॉइंट पी का दोनों का कोऑर्डिनेट्स यूज़ किया। टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट को यूज़ करते हुए मैंने एक्स कंपोनेंट लेंथ और वाई कंपोनेंट लेंथ लिखा, और फिर उस कंपोनेंट लेंथ की हेल्प से मैं एक्स आई प्लस वाई जे दोनों कंपोनेंट्स लिख दिया। और सेकेंड पॉइंट मैंने क्या किया कि अगर मैं वही रिजोल्यूशन को करूं और इस वक्त बार मेरे पास टर्मिनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है, लेकिन मेरे को पोजीशन वेक्टर का लेंथ यानी मैग्नीट्यूड पता है और उसका ज्योमेट्रिकल एंगल पता है विद वन ऑफ द रेफरेंस लाइन दैट इज एक्स एक्सिस, तो फिर आर और थीटा यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके मैंने एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ये दोनों साइड का लेंथ निकाल लिया यूजिंग द राइट एंगल ट्रायंगल ज्योमेट्री, एंड दैट इज हेल्पिंग मी टू नो द कंपोनेंट मैग्नीट्यूड। और फिर मैं कंपोनेंट मैग्नीट्यूड ओ एम और एन का वैल्यू लिखा आर कॉस थीटा आर साइन थीटा यूजिंग द यूनिट वेक्टर अलोंग ओ एम एज आई कैप, यूजिंग द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस जे कैप, मैंने लिख दिया आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे। हाँ, तो स्टूडेंट सभी हम लोगों ने देखा कि कैसे एक वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, प्रोवाइडेड वो वेक्टर आइदर उसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ हो या उसका मैग्नीट्यूड और उसका एंगल विद द रेफरेंस लाइन यानी एक्स एक्सिस के साथ दिया हो। अगर मान लो इसके अलावा मेरे को मान लो एक ऐसा सिचुएशन दिया कि जहाँ दो वेक्टर है, ठीक है, दो वेक्टर है, जैसे मान लो x1i प्लस y1j, ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर है b मान लो दैट इज x2i कैप प्लस y2j कैप, ठीक है। ये मान लो मेरे को दो वेक्टर अवेलेबल है, ये दो वेक्टर मेरे को दिया हुआ है, a इज x1i प्लस y1j एंड b इज x2i प्लस y2j। अब यहाँ अगर मेरे को पूछा जाए कि मान लो इस कंडीशन में एक क्वेश्चन मेरे को अगर ऐसा कुछ हो कि फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। अब हम तो किसी वेक्टर का एक्स और वाई में कंपोनेंट लिखना कैसा होता है वो हम प्रीवियस डिस्कशन में देख चुके हैं, ठीक है ना। प्रीवियस डिस्कशन में ये देख चुके हैं कि हम कैसे एक वेक्टर को एक्स और वाई में रिजॉल्व करेंगे, विच इज़ अ वेरी सिंपल एंड अ कॉमन थिंग। अब सवाल है कि अगर एक गिवन वेक्टर को दूसरे गिवन वेक्टर के अलोंग अगर कंपोनेंट लिखना है, जबकि हमने जनरल सीखा है कि एक्स और वाई में कंपोनेंट लिखना, लेकिन अगर एक्स और वाई के अलावा मेरे को एक गिवन वेक्टर का दूसरे गिवन वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट लिखना है तो क्या करेंगे, ठीक है। इसी चीज़ को चलो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको बहुत स्पेसिफिक बना देता हूँ। ए मान लो 2i कैप है ना, 2i कैप प्लस जे कैप, एंड वेक्टर बी को मान लो मैंने ले लिया i कैप प्लस 2j कैप लाइक दिस, ठीक है। ये दो वेक्टर मैंने ले लिया। अब मान लो मेरे को पूछा गया कि फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, ये मान लो मेरे को पूछा गया, ठीक है। देन व्हाट टू डू, ए और बी दिया हुआ है, दोनों आई जे पे है। अब एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरा वेक्टर के तरफ, तो सबसे पहले हम लोगों का प्रयास ये होना चाहिए कि हम लोग डायग्राम में पहले एक्स वाई प्लेन में एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों को ओरिजिन से ड्रॉ करेंगे।
दोनों को ओरिजिन से ड्रॉ करेंगे। तो देखो पहला वेक्टर का x कंपोनेंट ज़्यादा y कंपोनेंट कम, यानी कि उसका x कंपोनेंट लेंथ ज़्यादा होगा, तो आई कैन से लेट दिस इज बी द वेक्टर a। ये कुछ वेक्टर a है जिसका वैल्यू है 2i कैप प्लस j कैप, है ना। दूसरा वेक्टर मान लो b दिया है, वो x कंपोनेंट कम है, y कंपोनेंट ज़्यादा है, तो आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। ये मान लो वेक्टर b है जिसका i कंपोनेंट कम, x कंपोनेंट कम, y कंपोनेंट ज़्यादा है। तो ये हो गया दो वेक्टर। अब अगर मैं एग्जैक्ट डायग्राम करूं और मतलब बताऊं, तो ये मान लो कोई एक एंगल θ1, ये दूसरा का एंगल θ2 विद x एक्सिस। दोनों का x एक्सिस के साथ मैंने डिफरेंट एंगल एज्यूम कर लिया। लेट द वेक्टर a इज मेकिंग, डायग्राम के अकॉर्डिंग वेक्टर a का एंगल विथ x कंपोनेंट θ1 और वेक्टर b का x कंपोनेंट के साथ θ2 मान लिया। तो क्वाइट ऑब्वियस दोनों के बीच में जो एंगल है ये दोनों के बीच में एंगल अल्फा, जो कि हम θ2 माइनस θ1 लिख सकते हैं। अल्फा इज द एंगल बिटवीन a एंड b, जो कि θ2 माइनस θ1 है। अब देखो चूंकि हमारा रेजोल्यूशन पूछा गया वेक्टर a अलोंग वेक्टर b, तो जिसके अलोंग कंपोनेंट लिखना होता है ना, वो लाइन एक रेफरेंस लाइन होता है। तो हमारे हिसाब से ये एक रेफरेंस लाइन होगा, दिस इज द वन रेफरेंस लाइन, ठीक है। ये रेफरेंस लाइन 1 और दूसरा रेफरेंस लाइन ऑब्वियसली उसके साथ परपेंडिकुलर लाइन, जो पहला रेफरेंस लाइन होगा उसके साथ परपेंडिकुलर लाइन विल बी द सेकेंड रेफरेंस लाइन। कारण ध्यान दो, हम लोग जब किसी वेक्टर को x और y में रिजॉल्व करते हैं ना, ऐसे जो था OP, ठीक है, याद से देखो, तो हमने जो दो कंपोनेंट लिखा था, एक ये दूसरा ये दोनों के बीच में अल्टीमेटली कितना 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं। दोनों कंपोनेंट लाइन जिस दोनों लाइन पे हम कंपोनेंट लिखते हैं गिवन वेक्टर का, वो वापस में 90 डिग्री पे होना चाहिए, एक दूसरे से परपेंडिकुलर। तो उसी हिसाब से अगर मेरे को ए का रेजोल्यूशन बी के अलोंग करना है, तो बी एक रेफरेंस लाइन होगा और दूसरा रेफरेंस लाइन उसके साथ परपेंडिकुलर होगा। ये है दो रेफरेंस लाइंस, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर समय हमको रेफरेंस लाइन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ही लेना है, ठीक है। मेरे को जिस समय जिस लाइन के अलोंग कंपोनेंट लिखने के लिए कहेगा, वो एक रेफरेंस लाइन होगा और दूसरा रेफरेंस लाइन ज्योमेट्रिकली उससे परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो वही मैंने कहा, वही किया भी है। वेक्टर बी का लाइन को एक रेफरेंस लाइन लिया और परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी वो दूसरा रेफरेंस लाइन है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, ए को रिजॉल्व करना है। तो फ्रॉम द टर्मिनल पॉइंट ऑफ ए ये दोनों रेफरेंस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ठीक है। फ्रॉम द टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर ए विच इज टू बी रिजॉल्व, चूंकि वेक्टर ए को रिजॉल्व करना है ना, वेक्टर ए को रिजॉल्व करना है, इसलिए जो वेक्टर ए डायग्राम में है उसका टर्मिनल पॉइंट से ये जो दो रेफरेंस लाइन है, दिस टू रेफरेंस लाइन, ये दोनों रेफरेंस लाइन पे मेरे को परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। लेट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स सच एज ए एंड बी, ये ओरिजिन है। तो O2A एक रिजॉल्व कंपोनेंट होगा, O2B दूसरा रिजॉल्व कंपोनेंट है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जो वेक्टर A है उसका दो रिजॉल्व कंपोनेंट, दैट कैन बी रिटन एज इट इज वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB, ठीक है ना। वेक्टर A जो एक्चुअली है, जिसको कि मैंने यहाँ गिवन है 2i कैप प्लस j कैप, तो 2i ये नहीं, OA या OB में ये वो 2i और j नहीं है, ये 2i और j उसका x के तरफ और y के तरफ कंपोनेंट हो सकता था, लेकिन हम तो x और y पे कंपोनेंट नहीं लिख रहे हैं, हम अलोंग b और परपेंडिकुलर टू b में कंपोनेंट को लिखेंगे। इसीलिए वेक्टर a कैन ऑल्सो बी रिटन एज द वेक्टर सम ऑफ इट्स रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑन टू परपेंडिकुलर लाइन, जिसमें से मेरे को क्वेश्चन में इसको आंसर करना है, कारण यही है जो वेक्टर b के अलोंग है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जो वेक्टर b के अलोंग है उसका एंगल विद गिवन ओरिजिनल वेक्टर ए जिसको रिजॉल्व करना है उसका अल्फा एंगल है, यानी कि मॉड ऑफ ए, इसका लेंथ जो हो जाएगा वो हो जाएगा मॉड ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ अल्फा, इसका मॉड, और ये एंगल को यूज करके ये बेस हो जाएगा तो कॉस ऑफ अल्फा, और ये परपेंडिकुलर साइड यानी कि इसका लेंथ हो जाएगा ए इंटू साइन ऑफ अल्फा। क्लियर है। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए है, यानी कि हम ओ ए को लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू
ए साइन अल्फा, और जो ओ बी है उसका मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं ए कॉस अल्फा। तो चूंकि हमको कंपोनेंट अलोंग ओ बी लिखना है, यानी कि हमको वेक्टर ओ बी को लिखना है, सो देयरफॉर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी दैट इज ओ बी, तो उसका लेंथ हो गया ए कॉस अल्फा इनटू उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर दैट इज यूनिट वेक्टर ऑफ बी। कारण इसी लाइन पे तो वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी का जो यूनिट वेक्टर है वो ओ बी का भी यूनिट वेक्टर होगा। आर यू गेटिंग मी? अब सवाल है, मेरे को ए का बारे में तो पता है, ओनली ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर यानी 4 + 1, सो दिस इज इक्वल टू √5। लेकिन कॉस अल्फा तो नहीं पता है, ठीक है ना, मेरे को कॉस अल्फा का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। तो कॉस अल्फा निकालने के लिए क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकली देखो यहाँ जो θ1 और ये जो θ2 है ना, ये दोनों को इस्तेमाल करके मैं कॉस अल्फा निकाल सकता हूँ। तो हाउ कैन आई राइट डाउन कॉस अल्फा? तो देखो मैं यहाँ ये वाला इधर मिटा के लिखता हूँ, यहाँ ध्यान से देखो। तो जो कॉस अल्फा होगा, कैन आई राइट डाउन दिस कॉस अल्फा दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ θ2 माइनस θ1। ज्योमेट्री से देखो, ये इतना θ2 है, इतना θ1 है, तो θ2 माइनस θ1 इज दिस। तो ये cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो दैट इज cos θ2 इंटू cos θ1 प्लस साइन θ2 इंटू साइन θ1। क्लियर है कि नहीं? अब देखो cos θ2 जो है वो b का एंगल θ2 है विद द ओरिजिनल विद एक्स एक्सिस, और θ1 है वेक्टर ए का एंगल विद एक्स एक्सिस। तो हम लोग किसी भी वेक्टर का जो कॉस ऑफ द एंगल होता है वो उसको हम कैसे समझ सकते हैं, एक बार फिर से अलग से देख लेते हैं। देखो ये अगर वेक्टर बी था तो वेक्टर बी का ही ये एंगल θ2 है ना, तो बी का चूंकि ये था i + 2j, यही था ना उसका रेस्पेक्टिव कंपोनेंट i + 2j। तो i + 2j का मतलब है कि दिस पार्ट इज 1, दिस पार्ट इज 2, दिस पार्ट इज √5, यही तो होगा। इसका x कंपोनेंट वैल्यू 1, y कंपोनेंट वैल्यू 2, तो इन दोनों को यूज़ करें तो उसका हाइपोटेन्यूज √5। तो ध्यान से देख लो, तो cos ऑफ θ2 क्या होगा, बेस टू हाइपोटेन्यूज, तो cos ऑफ θ2 को 1/√5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली अगर तुम θ1 वाला पार्ट को देखो, θ1 जो था उसके हिसाब से ये 2, ये 1, ये √5 था, हाँ या ना? ध्यान से देखो, ये θ1, ये 2i + j, तो यानी कि इतना 2 था, इतना 1, तो हम यहाँ θ1 के रिस्पेक्ट में cos ऑफ θ1 लिख सकते हैं 2/√5 प्लस साइन θ2 2/√5 इंटू साइन θ1 1/√5। तो अल्टीमेटली क्या हो गया देखो, 2/5 प्लस 2/5 4/5, तो cos अल्फा का वैल्यू हो गया 4/5। ए का मैग्नीट्यूड था √5 इंटू 4/5 दैट इंटू यूनिट वेक्टर बी। समझ में आया कि नहीं? यूनिट वेक्टर बी को यानी कि दिस कैन बी रिटन 4/√5, यूनिट वेक्टर बी को वापस लिख सकते हैं वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर बी इटसेल्फ। तो इस तरह से देखो हमारा कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के अलोंग लिखा जा सकता है, ठीक है। पूरा बात मैंने क्या कहा एक बार फिर से समझ लो। मैंने कहा था कि ए का रिजोल्यूशन बी के अलोंग करना है, तो बी के अलोंग करना है यानी कि वेक्टर बी का लाइन वाज 1 रेफरेंस लाइन, तो वेक्टर बी का लाइन को एक रेफरेंस लाइन बनाया, दूसरा उससे परपेंडिकुलर। अब क्या किया, दोनों रेफरेंस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, कहाँ से, वेक्टर ए का टर्मिनल पॉइंट से, और अप टू फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तक रेस्पेक्टिव कंपोनेंट लिया ऑन द रेफरेंस लाइन। उसमें से हमको वो कंपोनेंट लिखना है जो रेफरेंस लाइन 1 यानी कि वेक्टर बी के लाइन पे है, तो उस लाइन का वेक्टर OB, तो OB को लिख सकते हैं यूजिंग ज्योमेट्री, OB इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस होगा फॉर दिस एंगल अल्फा, तो इसलिए OB का हो गया हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा हो गया, तो ए कॉस अल्फा लिखा, ठीक है। कॉस अल्फा को वापस cos θ2 माइनस θ1 लिख दिया, और फिर cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, और फिर इंडिविजुअली राइट एंगल ट्रायंगल विद वेक्टर ए बी एंड राइट एंगल ट्रायंगल विद वेक्टर ए
करके कॉस और साइन का वैल्यू निकाला और फाइनली ओ बी वेक्टर को लिख दिया मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, and that is the way we can write down component of one vector along another vector. I hope ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। बेसिक कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली सबको पता है कि हाउ टू रिजॉल्व वन वेक्टर लॉन्ग एक्स एंड वाई, और ये एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट हुआ है ना, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट भी है।